नमस्कार साथियों, फिक्स वॉरियर्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप हमारे साथ आज पढ़ेंगे इमरजेंसी। देखिए, ये एग्जामिनर का सबसे फेवरेट टॉपिक में से एक गिना जाता है। आपने देखा होगा रिसेंट ईयर्स के जितने भी एग्ज़ाम लिए गए हैं तो उसमें इमरजेंसी से रिलेटेड आर्टिकल 352 या और भी कई तरीके से जो है घुमा करके इससे पूछे जाते हैं। लेकिन आज मैं जो इमरजेंसी पर क्लास लेने वाला हूँ ये कुछ खास होगा। खास इसलिए होगा कि उसके सारे एस्पेक्ट समझे जाएंगे, है ना। और जहाँ से एग्ज़ाम, चूँकि एग्ज़ाम अब लगातार जो है इसके लेवल थोड़ा सा बढ़ाए जा रहे हैं, है ना, इसके स्तर बढ़ाए जा रहे हैं। तो एक नए तरीके से नए आयाम जो है इसमें से ढूंढ कर मैं आपको सिखाऊंगा और आप मुझे मात्र 15 मिनट दीजिए, आपको ये पता चल जाएगा कि एक्चुअल में क्लास बहुत अच्छा था, है ना। चलिए हम लोग पढ़ते हैं नेशनल इमरजेंसी। और उससे पहले हम लोग जानते हैं कि ये इमरजेंसी का प्रोविज़न जो है कहाँ से लिया गया है। क्या ये हमारे संविधान में ऑलरेडी था या फिर किसी और देशों से जो है उसके संविधान से जो है बोरो किया गया है ना। देखिए, ये जो इमरजेंसी का प्रोविज़न है ये हमारे संविधान जो कि पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो था उसी से लिया गया है ना। अभी वर्तमान में हमारे संविधान में ये पार्ट 18 में है ना। तो यहाँ पर दो बातें हो गई, पार्ट 18 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, दो चीज़ें। तो फिर जर्मनी से इसका क्या कनेक्शन है? देखो, होता क्या है कि इमरजेंसी के समय में हमारे कुछ राइट्स जो हैं वो उस पर जो है प्रतिबंधित कर दिया जाता है। तो ये प्रोविज़न जो है जर्मनी नहीं बोलना चाहिए वाइमर रिपब्लिक जो उस समय था, वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया, क्योंकि उस समय वो वाइमर था, वाइमर के नाम से जाना जाता था जर्मनी का जो कॉन्स्टिट्यूशन था, तो वाइमर रिपब्लिक से लिया गया था। ठीक है, तो हम लोगों ने तीन बातें देख ली। क्या क्या? एक तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, सारे प्रोविज़न वहीं से लिए गए हैं। और हमने पार्ट 18 देख लिया और हम लोगों ने देख लिया कि वाइमर रिपब्लिक से क्या चीज़ें ली गई है। देखो, नेशनल इमरजेंसी और ये जो तीनों प्रोविज़न है, ध्यान देना कि ये जो इमरजेंसी होता है कितने तरीके का होता है। ये है नेशनल इमरजेंसी, ये है प्रेसिडेंट रूल और ये है फाइनेंशियल इमरजेंसी। कि हमारे देश में इमरजेंसी जो है वो तीन तरीके से लगाए जाते हैं। हमारे देश में इमरजेंसी कितने तरीके से लगाए जाते हैं? तीन तरीके से। एक तो हो गया नेशनल इमरजेंसी, और एक हो गया जो प्रेसिडेंट रूल है, और एक फाइनेंशियल इमरजेंसी होता है। और हमारे देश में जो इमरजेंसी का प्रोविज़न है, अगर आर्टिकल वाइज अगर उसे देखें तो ये 352 से लेकर के 360 के बीच का है ना। पार्ट 18 और 352 से लेकर के 360 तक ये सारे प्रोविज़न इसमें है। हम लोग आज ज़्यादातर डिटेल से जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे नेशनल इमरजेंसी के बारे में। मतलब ये चीज़ें जो है आज हम लोग नहीं पढ़ेंगे, है ना, क्योंकि नेशनल इमरजेंसी में बहुत सारे प्रोविज़न जो हैं बदले गए हैं, तो उस सारे एस्पेक्ट को देखना है। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि नेशनल इमरजेंसी लगाने के लिए क्या ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए, क्या ज़रूरत है ना, क्या ऐसी आवश्यकता आन पड़ती है जो कि नेशनल इमरजेंसी लगाया जाता है। देखिए, हमारे संविधान में बताया गया है कि वार का सिचुएशन हो जाए, है ना, जैसे कि चाइना से हो गया, पाकिस्तान से हो गया या किसी अन्य देश से हो गया, अगर वार जैसी सिचुएशन बन जाती है तो ऐसे केस में नेशनल इमरजेंसी लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? नेशनल इमरजेंसी, वार के केस में। दूसरा क्या है? एक्सटर्नल एग्रेशन। एक्सटर्नल एग्रेशन कहने का मतलब क्या हुआ कि कई बार होता है क्या कि दूसरे ग्रुप जो होते हैं या फिर कह सकते हैं कि बाहरी देश जो है कुछ एग्रेशन करते हैं, जैसे चाइना वाला बराबर करते रहता है, ये अरुणाचल प्रदेश में करता है, लद्दाख के सेक्टर में करता है, लगातार एग्रेशन करते रहता है। और ये एग्रेशन थोड़ा लेवल से ज़्यादा जब आ जाता है तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि जान माल की बहुत ज़्यादा क्षति ना हो जाए, तो ये चीज़ें जो है नेशनल इमरजेंसी घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया एक एक्सटर्नल एग्रेशन हो गया। दूसरा आर्म रिबेलियन, है ना। ये जो आर्म रिबेलियन है मतलब अपने ही देश के, जैसे कि बोडो, ये जैसे कि मणिपुर में है ना, मणिपुर, इस पर टैंगो चार्ली एक फिल्म भी बना है। बोडो जो समुदाय के लोग हैं वो लगातार जो है अपने अलग स्टेट की जो है मांग करते रहते हैं और वो लगातार कई बार जो है बड़े पैमाने पर जो है युद्ध छेड़ देते हैं। तो ऐसे ही केस में क्या होता है
ये चीज़ें घोषित की जा सकती है। तो आर्म रिबेलियन, हालांकि देखो ये है क्या कि आर्म रिबेलियन ये पहले कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, उसे जो है इंटरनल इमरजेंसी है ना, इंटरनल डिस्टर्बेंसेस के तौर पर देखा जाता था। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो 44 हुआ 1978 में, तो इसके तहत क्या किया गया कि जो इंटरनल डिस्टर्बेंसेस है उसमें इम्प्रूवमेंट किया गया और इसको आर्म रिबेलियन टुडे बोला जाता है। आज के समय में क्या बोला जाता है इसको? आर्म रिबेलियन, आर्म रिबेलियन बोला जाता है। अब एक चीज़ और है, इमिनेंट अगर डिस्टरबेंस लगता है, खतरा ऐसा लगता है कि इमिनेंट जो है ऐसी जान पड़ती है, इमिनेंट डेंजर है ना। इमिनेंट डेंजर मतलब ऐसा लगता है ना, ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा जो है खतरा आने वाला है, हो सकता है कि वो लोग वार की तैयारी कर रहा हो, है ना, ऐसा जान पड़ता है और पूरी तरह से वेरीफाई हो जाता है, सेटिस्फाई हो जाता है गवर्नमेंट यहाँ पर या प्रेसिडेंट, तो वो क्या करता है कि इस और प्रोसीड कर सकते हैं। तो कई बार होता है कि बड़े एग्जाम में जो है इसी सब देखिए यहाँ पर, अब एक तो वार का सिचुएशन हो गया और एक्सटर्नल एग्रेशन का सिचुएशन हो गया, आर्म रिबेलियन हो गया, और ये जो बताया जा रहा है कि इमिनेंट डेंजर का सिचुएशन, तो ये दोनों के बीच में बहुत सारा गैप दिख रहा है। इसी से जोड़ करके अच्छे एग्जाम में अच्छे लेवल के क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं, है ना। फिलहाल हम लोग को क्या याद रखना है कि 4 ये प्लेटफॉर्म में क्या क्या है। एक तो है कि ड्यू टू वार का सिचुएशन, वार का सिचुएशन अगर बन जाता है तो ऐसा हो सकता है, एक्सटर्नल एग्रेशन, आर्म रिबेलियन और इमिनेंट डेंजर का सिचुएशन, है ना। ये चारों चीज़ें जो है ध्यान में रखना है। अगर ये चारों चीज़ों में से आपको ये दिख रहा है और डेंजर का सिचुएशन है तो क्या करेंगे, प्रेसिडेंट जो है एक ऑर्डर जारी करते हैं, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर जिसे बोलते हैं, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर। ध्यान देना अब है कि लगाया कैसे जाता है, क्योंकि इसमें जो है, क्योंकि स्टेट के खतरे की बात है और स्टेट के खतरे है इसका मतलब पूरे भारत को लेकर के अगर चलें या फिर किसी प्रॉपर स्टेट की बात करें तो ये सारे के सारे की देख रेख का जिम्मा किसके पास है, इनके पास है, ये राष्ट्रपति के पास है। तो ये राष्ट्रपति क्या करते हैं कि यही जो है राष्ट्रपति शासन, ये नेशनल इमरजेंसी की बातें करते हैं। तो कैसे लगाएंगे, कैसे, क्या खुद अपने मन से प्रेसिडेंट लगा देते हैं क्या? नहीं, वो क्या करते हैं, अभी के समय वर्तमान की मैं बात कर रहा हूँ, पहले ये प्रोविजन नहीं था। अभी क्या होता है वर्तमान में, वो सबसे पहले एक रिटर्न रिकमेंडेशन जो है उन्हें चाहिए, प्रेसिडेंट को एक रिटर्न रिकमेंडेशन चाहिए कैबिनेट से। किनसे चाहिए? कैबिनेट से। कैबिनेट क्या होता है कि देखिए कई बार होता है क्या, ये है, मान लेते हैं सपोज दैट कि ये मंत्री परिषद है ना, ये सारे सारे क्या है, मंत्री परिषद हैं। एक होता है ना लोकसभा है, राज्यसभा है, इनसे चुन करके मंत्रीगण जाते हैं, तो वहाँ पर जो है मंत्री काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है एक काउंसिल का निर्माण करते हैं, इसे मंत्री परिषद कहते हैं। और उस मंत्री परिषद में जो टॉप लेवल के केंद्रीय स्तर के मंत्री होते हैं कुछ स्पेसिफिक, तो वो इसका केंद्र मान लें अगर, तो यहाँ पर क्या होता है, वो सेंट्रल लेवल के मिनिस्टर होते हैं, जिसे कि कैबिनेट स्तर के मंत्री बोलते हैं, ठीक है। तो ये जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं इनसे सलाह ना लेकर के ये कैबिनेट स्तर के मंत्री जो हैं उनसे सलाह लिया जाता है, उनसे एक रिटर्न रिकमेंडेशन मांगा जाता है कि देखिए ये सिचुएशन बन गया। देखिए अब यहाँ पर ये है क्या कि कैबिनेट पहले हमारे संविधान में नहीं था, कैबिनेट शब्द ही नहीं था हमारे संविधान में, इसको बाद में जो है आर्टिकल 352 के प्रोविजन 2 के तहत जो है ऐड किया गया है, ठीक है। तो यहाँ अब ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि कैबिनेट जो है कब जोड़ा गया, आप देख लीजिए वनडे एग्जाम का पेपर निकाल के देख लीजिए, ये चीज़ें कई बार पूछा गया है कि नहीं कि ये कैबिनेट जो है कहाँ पर नामित है हमारे संविधान में, है ना। तो ये आर्टिकल 352 की बात है, ठीक है। तो अब क्या हो गया कि ये जो कैबिनेट का गठन हो गया है, तो कैबिनेट से जो है अब यहाँ पर थोड़ा सा और समझते हैं कि मंत्री परिषद से क्यों नहीं लेता है। देखिए मंत्री परिषद में क्या होता है, मंत्रियों की बड़े पैमाने पर संख्या होती है और इस जगह पर बहुमत जो है लेने में थोड़ा सा कठिनाई हो जाता है, हालांकि ले सकते हैं आसानी से, लेकिन अगर कुछ गिने चुने लोग हैं जो प्रधानमंत्री के फेवर में हैं और ये आप तुरंत कह सकते हैं क्विकली ऑर्डर जारी कर सकते हैं, इसलिए जो है कैबिनेट का हेल्प लिया जाता है, समझिए। तो कैबिनेट से यहाँ करेंगे क्या, एक रिटर्न जो है रिकमेंडेशन ले लेते हैं और क्या होता है आगे प्रोसीड कर जाते हैं, ठीक है। ये चीज़ें जो है पहले नहीं था, ये 44वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया। तो पहले क्या था, आप समझिए, ये कैबिनेट से अप्रूवल की बात जो है, तो पहले क्या था कि ये हमारे संविधान में
कैबिनेट शब्द तो था ही नहीं, तो इसलिए जो है किसी भी प्रकार का कैबिनेट मेंशन नहीं था पहले, ठीक है। तो इसे 44वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 के तहत जो है इसे ऐड किया गया। इसका मतलब पहले नो रोल ऑफ कैबिनेट, पहले जो था कोई रोल नहीं था कैबिनेट का, ठीक है। अब क्या हो गया, यहाँ से जब रिटर्न रिकमेंडेशन मिल गया तो क्या करेंगे, प्रेसिडेंट अपने प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में जितने चीज़ें लिखी गई होगी वो क्या करेगा, नेशनल इमरजेंसी के तहत लागू कर देंगे, ठीक है। अब बात आती है कि ना तो लोकसभा से पूछा गया, ना राज्यसभा से पूछा गया, ना और कहीं, तब इसमें और आगे एक बात और चीज़ें जो है ऐड की जाती है। क्या ऐड किया जाता है, कहता है कि आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा दोनों हाउसेस से, लोकसभा और राज्यसभा से, दोनों हाउसेस से क्या करना पड़ेगा, अप्रूवल लेना पड़ेगा। कितने दिनों के अंदर, 1 महीने के अंदर, विद इन 1 मंथ, 1 महीने के अंदर अंदर जो है आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा लोकसभा और राज्यसभा से, दोनों से लेना पड़ेगा, ठीक है। तो दोनों से लेना पड़ेगा, ये बात जो है 44वां कॉन्स्टिट्यूशनल, अगेन 44वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 में इसको ऐड किया गया। पहले ये चीज़ें 2 महीने के लिए था, मतलब 2 महीने के अंदर लिया जा सकता था, लेकिन अब क्या किया गया है, इसे लेटेस्ट अपडेट किया गया और ये किया गया 1 महीने के लिए, ठीक है। अब एक चीज़ आती है कि अगर लोकसभा सेशन में ना हो, राज्यसभा तो होगा ही होगा, लोकसभा सेशन में नहीं है, मतलब लोकसभा का डिसोल्यूशन हो गया है, ऐसे केस में क्या होगा, तो राज्यसभा है तो राज्यसभा से काम हो जाता है, राज्यसभा जो है उसे मेजोरिटी के तहत, स्पेशल मेजोरिटी के तहत जो है उसे अप्रूवल ले लिया जाता है। जैसे बोलते हैं ना लोकसभा नहीं है, चलो नहीं है तो क्या हुआ, बाद में देखा जाएगा। तो बाद में देखा जाएगा का मतलब क्या, कि जब अगेन लोकसभा सेशन में आएंगे, है ना, लोकसभा का जो है रिकॉन्स्टिट्यूशन जब हो जाएगा, फिर से जब वो गठित होंगे, तो पहली बैठक जब होगा, तो उससे 1 महीने के अंदर जो है अप्रूवल लेना पड़ेगा, ठीक है। बात क्लियर हो गई, क्या बोला, 1 महीना के अंदर, अगर ये सेशन में है तब तो 1 महीना के अंदर जो है ले लेंगे, अगर सेशन में नहीं है तो नेक्स्ट टर्म में जब फिर से जो है रिकॉन्स्टिट्यूट हो जाएगा तो 30 दिन के अंदर, यानी कि 1 महीने के अंदर क्या होगा, अप्रूवल ले लेंगे, और तब तक काम चलाएंगे किससे, राज्यसभा के अप्रूवल से। बात क्लियर हो गई, है ना। अब आता है स्पेशल मेजोरिटी की बात कही गई है। पहले क्या था, पहले सिंपल मेजोरिटी से काम चल जाता था, पहले क्या था, सिंपल मेजोरिटी से काम चल जाता था, लेकिन इसको फिर अगेन 44वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 में क्या किया गया, स्पेशल मेजोरिटी के तहत जो है ऐसे ऐड किया गया। तो स्पेशल मेजोरिटी का, स्पेशल मेजोरिटी होता क्या है, देखो स्पेशल मेजोरिटी को थोड़ा सा समझ लेते हैं, हल्का सा ध्यान देना। देखो स्पेशल मेजोरिटी क्या है, कि मान लेते हैं कि हमारे संविधान में लिखा हुआ है 545 है, एक सिंपल सा डेटा लेते हैं, मान लेते हैं कि 600 मेंबर है, तो एक यहाँ पर देखना 600 मेंबर है, तो 600 मेंबर है तो बहुमत के लिए क्या चाहिए, सिंपल सा बहुमत के लिए क्या चाहिए, 300 + 1, ये चाहिए सिंपल सा बहुमत के लिए, 300 + 1 क्या चाहिए, सिंपल सा बहुमत के लिए। लेकिन आप इसमें क्या करेंगे, 2/3, तो 2/3 कितना हो जाएगा, देखिए 2/3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 400, ठीक है। तो 2/3 अगर करते हैं तो कितना हो जाता है, 400 हो जाता है। तो ये 400 नहीं, 301 जो सिंपल सा बहुमत था, और जितने प्रेजेंट होंगे, मान लेते हैं यहाँ पर कि 445 को प्रेजेंट कर देते हैं, समझिए अगर 445 है यहाँ पर और इसका 2/3 करते हैं तो कितना हो जाएगा, 3, 3 चौक 12, और यहाँ पर अगर कट करके ध्यान देना, और 3 8 24 हो गया, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये 300 से क्या हो रहा है, कम रह जा रहा है। 300 से क्या, अगर 445 लेते हैं तो क्या हो जा रहा है, ये 300 से कम रह जा रहा है, तो क्या होगा, ये स्पेशल मेजोरिटी नहीं है, ये जो है फुलफिल नहीं होगा, दोनों कंडीशन पूरा होना चाहिए, मतलब ये 2/3। अब इसी को अगर 445 को थोड़ा सा संख्या बढ़ा लेते हैं, मान लेते हैं 460 ले लेते हैं, ठीक है, 460 ले लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, 1 3 तिया, हाँ देखिए 153, और ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 300 जो है 6, यानी कि
301 पार कर गया। तो ये दो कंडीशन हो गया, है ना, दो कंडीशन। एक तो हो गया कि 50% से ज़्यादा, एक वो कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, और एक जो है 306 जो यहाँ पर आ गया, है ना। तो ये चीज़ें जो 2/3 जो लिया जाता है, 2/3 जो लिया जाता है, ये 300 से ज़्यादा होना चाहिए। कम रहेगा तो स्पेशल मेजोरिटी नहीं होगा। अब ध्यान से देखना। और एक केस था सुप्रीम कोर्ट का, शायद रामास्वामी, ठीक है। रामास्वामी के केस 1991 में जो है उन पर जो है एक एलिगेशन लगा था। और एलिगेशन जैसा कि हम लोग जानते ही हैं कि चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के जज हों या फिर हाई कोर्ट के जज हों, तो उस पर जो एलिगेशन लगता है तो स्पेशल मेजोरिटी जो है प्रूव करना होता है, ठीक है। तो उस समय में क्या हुआ था कि उस पर एलिगेशन ये था कि जो गवर्नमेंट का खर्च जो है उन्हें दिया गया था, सरकारी खर्चे, तो उसको उन्हें पर्सनल यूज के लिए जो है खर्च कर दिया था। तो उस पर क्या हुआ कि ये स्पेशल मेजोरिटी के तहत जो है स्पेशल मेजोरिटी लाया गया, वहाँ पर स्पेशल मेजोरिटी सिद्ध करना था पार्लियामेंट में। लेकिन हुआ क्या कि ये जो है 2/3 तो सिद्ध हुआ, लेकिन कांग्रेस पार्टी वहाँ पर प्रेजेंट ही नहीं हुआ। और इस वजह से क्या हुआ कि 50% से जो ज़्यादा होना चाहिए वो चीज़ अप्रूव नहीं हो पाया। तो इस वजह से क्या हुआ कि स्पेशल बहुमत सिद्ध न होने की वजह से क्या हुआ, वो भी खारिज हो गया। पहली बार लाया गया था MS रामास्वामी, 1991 में लाया गया था, और 1992 में जो है ये सिद्ध नहीं हो पाया था। क्लियर है बात। तो स्पेशल मेजोरिटी के लिए दो प्रोविजन चाहिए, 50% से ज़्यादा, और 2/3 वो भी उससे ज़्यादा होना चाहिए, 301 से ज़्यादा होना चाहिए यहाँ पर जो दिया गया, ठीक है। इसके अनुसार से बात क्लियर हो गई। तो ये था स्पेशल मेजोरिटी। बड़ी बात है, नेशनल इमरजेंसी जैसी अगर बात है तो स्पेशल मेजोरिटी तो चाहिए ही चाहिए। सिंपल मेजोरिटी तो ऐसा लग रहा है जिससे बहुत आसानी से जो है पास किया जा सकता है। चलिए अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा और आगे। कहता है कि पार्लियामेंट अप्रूवल। अब यहाँ पर जो है कह रहा है, पहले क्या था कि एक बार अगर लग गया इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी अगर एक बार लग गया तो कंटिन्यूसली वो लगा रहेगा, कोई देख रेख करने वाला नहीं, ऐसा मालूम पड़ता था। लेकिन क्या किया फिर से, जो 44th अमेंडमेंट लाया गया तो उसमें बोला गया कि नहीं, आपको हर 6 महीने में अप्रूव करवाना होगा। इस बात को अप्रूव करवाना होगा, प्रत्येक 6 महीने में जो है इन्हें क्या किया जाएगा, अप्रूव करवाना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये प्रोविज़न भी ऐड किया गया 44वां अमेंडमेंट में, ठीक है। तो ये पार्लियामेंट अप्रूवल हर 6 महीने में। फिर से वही बात कि अगर ये लोकसभा सेशन में नहीं है तो फिर से वही कंडीशन हो जाएगा, 1 महीने के अंदर जब रिकन्स्टिट्यूट होगा तो फिर से जो है उन्हें वेरीफाई करा लिया जाएगा, ठीक है। और इस तरह से 6-6 महीने करके कंटिन्यूसली जो है बढ़ाया जा सकता है। क्लियर है बात। अब इतनी सारी बातें हैं और नेशनल इमरजेंसी की बातें हैं, और नेशनल इमरजेंसी में हम जानते हैं कि बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न, या कह सकते हैं कि लोगों को जो फंडामेंटल राइट दिए गए हैं, तो यहाँ पर क्या होता है कि लोगों के फंडामेंटल राइट जो है उसका हनन किया जाता है। होता क्या है कि इसमें बताया गया है कि आर्टिकल जो 358 है उसमें बताया गया है कि आपको जो फंडामेंटल राइट दिए गए हैं, खास करके 19 में जो 6 प्रोविज़न है ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड कर दिया जाएगा। किस आर्टिकल में है, 358 में, ठीक है। 359 में क्या कहा गया है कि 20 और 21 को छोड़ करके, आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ करके जितने भी राइट हैं वो सारे के सारे सस्पेंड कर दिए जाएंगे। लेकिन अब ये चीज़ें है कहाँ, तो ये है प्रेसिडेंशियल ऑर्डर जब लागू होता है, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में ये सारी चीज़ें मेंशन होता है कि कौन कौन से फंडामेंटल राइट जो है उसे कह सकते हैं प्रतिबंधित किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, ये प्रोविज़न है। तो 358 और 359 दो आर्टिकल आपको पता हो गया। अब जब फंडामेंटल राइट की बात आ गया तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें शामिल ना हो। तो पहले क्या था कि जुडिशियल रिव्यू जैसी बातें जो है ना, जुडिशियल रिव्यू जैसी बातें इसमें कहीं पर मेंशन था ही नहीं। नेशनल इमरजेंसी है पूरे देश में या किसी स्पेसिफिक पार्ट में लग रहा है, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप कहीं पर दूर दूर तक नहीं दिख रहा था। और साथ में इस पर इससे रिलेटेड जुडिशियल रिव्यू, चूँकि अब क्या घटनाएं हुई उसका देख रेख दूर दूर तक नहीं हो रहा था, तो उसके लिए क्या किया गया, और 38वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जब आया 38, तो उसमें भी क्या कर दिया गया कि जुडिशियल रिव्यू को इससे बाहर रखा गया, है ना। क्या किया गया, इससे बाहर रखा गया, जबकि उसका होना चाहिए क्या, ऐड करना चाहिए, है ना। तो फिर अगेन क्या होता है, 44वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ये 38 यानी 38 का जो प्रोविज़न था जिसमें कि जुडिशियल रिव्यू को बाहर रखा गया, तो उस चीज़ को डिलीट कर दिया।
38 का प्रोविजन को क्या कर दिया गया, डिलीट कर दिया गया। और 44वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में जब ये डिलीट हो गया तो नेक्स्ट टाइम जब मिनर्वा मिल्स का केस आता है तो उसमें क्या होता है, जुडिशियल रिव्यू को फिर से ऐड किया गया। अब आ गया यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का रोल, है ना, क्योंकि अब इसे जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत लाया गया। और अगर लाया गया तो यहाँ पर क्या होगा, जो सुप्रीम कोर्ट है ये कभी भी देख रेख कर सकते हैं इसका, है ना। तो ये जो है, तो ये याद रखना है, मिनर्वा मिल्स के केस में क्या कर दिया गया, जुडिशियल रिव्यू को ला लिया गया, है ना। अब एक चीज और आता है यहाँ पर कि इसको खत्म कैसे किया जाएगा, है ना। प्रोवोक तो कर दिया गया, तो इसको प्रोवोक कैसे किया जाएगा। प्रोक्लेम की बात हम लोगों ने देखा कि प्रोक्लेम तो इस प्रोसेस से होगा, लेकिन अब रिवोक कैसे होगा, है ना। तो रिवोक सिंपल सी बात है कि प्रेसिडेंट रिवोक कर सकते हैं। प्रेसिडेंट जो है एक ऑर्डर जारी करेंगे और वो रिवोक हो जाएगा। लेकिन प्रेसिडेंट रिवोक नहीं करना चाह रहे हैं, तब ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में होता है क्या कि कई बार लोकसभा पासिस करता है एक रिजोल्यूशन। लोकसभा अपने ही सदन में क्या करता है, एक रिजोल्यूशन पास करता है और इस रिजोल्यूशन में जो है उसे हटाने की बात होता है। और यहाँ पर जो स्पेशल मेजोरिटी की बात नहीं, हटाने की बात है, सिंपल मेजोरिटी से काम चल जाएगा, ठीक है, सिंपल मेजोरिटी से काम चल जाएगा। लेकिन देखिए लोकसभा का यहाँ पर जो हटाने की बात है पहले कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, है ना। कहने का मतलब एक व्यक्ति जो हमारे राष्ट्रपति हैं वही लगाएंगे, वही हटाएंगे, और लोकसभा का हस्तक्षेप इसमें नहीं था। लेकिन फिर अगेन 44वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में संशोधन किया गया और लोकसभा को यह अधिकार दिया गया कि आप इस पर जो है रिजोल्यूशन ला सकते हैं, ठीक है। अगेन एक बात और आता है कि चलिए ये तो अगर सदन में है तो एक रिजोल्यूशन पास करके जो है उसको डिसकंटिन्यू कर देगा, है ना, नेशनल इमरजेंसी को क्या कर देगा, हटा देगा। लेकिन अगर सेशन में नहीं है, ध्यान दीजिए कि अगर सेशन में लोकसभा नहीं है तब क्या करेंगे, है ना। तो ऐसे स्थिति में क्या होगा कि लोकसभा के 1/10 1/10 या कहें कि 10% मेंबर जो है वो क्या करेंगे, वो अपना कह सकते हैं या तो लोकसभा के जो स्पीकर होंगे उन्हें या प्रेसिडेंट को भी एक कह सकते हैं उनके पास भेजेंगे, है ना। और वो क्या भेजेंगे, रिटर्न में एक नोटिस भेजेंगे, किनके पास, या तो लोकसभा के स्पीकर के पास भेजेंगे या नहीं तो राष्ट्रपति के पास भेजेंगे, एक लिखित में एक नोटिस भेजेंगे, ठीक है। और अगर वो 1/10 मेंबर और वो अगर नोटिस स्वीकार कर लिया जाता है, वो नोटिस जो भेजा गया और अगर स्वीकार कर लिया जाता है तब क्या होगा, तब जो है 14 दिन के अंदर जो है कंसीडर ए रिजोल्यूशन, 14 दिन के अंदर क्या होगा, एक स्पेशल सेशन बुलाया जाएगा। विद इन 14 डेज ए स्पेशल सेशन जो है क्या करेगा, रिकंस्टिट्यूट करेगा। तो अगर वो स्पेशल सेशन में फिर से अगर ये चीज़ पास हो जाता है, क्या ये रिजोल्यूशन पास हो जाता है कि उन्हें हटाया जाना चाहिए, तो क्या होगा, ये चीज़ें जो है हट जाएगी, है ना, रिवोक कर दिया जाएगा। क्लियर हो गई बात यहाँ पर। अगर सेशन में है तब तो आसानी से सिंपल मेजोरिटी से जो है उन्हें क्या कर दिया जाएगा, रिजोल्यूशन पास करके डिसअप्रूव कर देगा उस प्रोक्लामेशन को, ठीक है। और अगर नहीं है तो 14 दिन के अंदर 1/10 जो मेंबर है उसका जो है नोटिस आएगा, ठीक है। नोटिस के थ्रू जो है ऐसा किया जा सकता है। सिंपल मेजोरिटी की बात कहा। अब यहाँ पर देखिए ये केवल और केवल बताया जा रहा है कि ओनली सिंपल मेजोरिटी का ही यहाँ पर बोलबाला है, ठीक है। हमारे देश में आप चलते हैं, हमारे देश में 3 बार जो है नेशनल इमरजेंसी लगाया गया है। कब कब लगाया गया है, एक तो है 1962 में, ठीक है, 1962 में, 1971 में, देख लीजिए 1962, 1971 और 1975 में, यानी कि 3 बार लगाया जा चुका है। पर आप जब इसको ध्यान से देखेंगे ये तीनों ईयर में जो लगा है तो आप देखेंगे कि पहली बार जब लगा 1962 में तो ये 1968 तक रहा, है ना। पहली बार जब लगा तो कितने दिनों तक रहा, ये कितने साल तक रहा, 1968 तक रहा। तो एक बात है कि जब 1962 में लगा पहली बार तो 1968 तक रहता है, और दूसरी बार जब 1971 में लगता है तो 1977 तक रहता है। तो अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि सर आपने कहा कि 1971 और 1975, 1962, 1971 और 1975, जबकि पहला 1962 से 1968 तक रहा और दूसरा 1971 से 77 तक रह गया, मतलब ये 75 को क्या कर रहा है, ओवरराइड कर रहा है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन उठता है कि क्या ये ऐसा लग रहा है जैसे कि एक ख़त्म हुआ नहीं दूसरा लागू हो गया,
है ना। तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है। अगर नेशनल इमरजेंसी कहीं पर लगा है और एक नए तरीके से अगेन लगाना है तो वो लगाया जा सकता है, ठीक है ना। क्या हो सकता है, उसको अगेन नए तरीके से लगाया जा सकता है। और इसीलिए ये तीनों प्रोविज़न जो है 1962 से 68, 71 77 और 75 से 77, 75 से 77 ये 3 प्रोविज़न है। अगर कहीं पर लगा है नेशनल इमरजेंसी, अगेन नए तरीके से लगाया जा सकता है। अब इसमें एक और बात जो है ऐड करना चाहते हैं, क्या कि उस समय में अगर मान लेते हैं कि नेशनल इमरजेंसी का सिचुएशन है तो लोकसभा और विधानसभा की स्थिति कैसी रहती है। बिल्कुल, तो यहाँ पर देखने वाली बात है कि लोकसभा के कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है। आप ये ध्यान में रखिए कि लोकसभा के कार्यकाल को क्या किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। और विधानसभा के कार्यकाल को इसे भी बढ़ाया जा सकता है। कितने दिनों के लिए बढ़ाया जा सकता है, कितने साल के लिए, देखिए पहली बार में 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है और बाद में अगर ये ज़रूरत आन पड़े कि और समय तक लगाया जाना चाहिए तो अनियमित काल तक भी इन्हें बढ़ाया जा सकता है। क्लियर बात। सर ये पता नहीं चला, आप देख लीजिए 1975 में जब पहली बार 1971 से सेशन 75 के लिए चलना था 5 वर्ष के लिए, लेकिन आप वहाँ पर देखिए 1975 में उसी समय राजीव गांधी के ये इंदिरा गांधी की जब सरकार थी तो उसमें क्या हुआ था कि 306 दिन के लिए जो है सेशन को बढ़ाया गया था, है ना। लोकसभा कार्यकाल को क्या गया था, बढ़ाया गया था 1975 में 306 दिन के लिए। कई जगह पर लिखा होता है 10 महीने 6 दिन ऐसे करके, वो भी ठीक है, ठीक है। तो 306 दिन के लिए जो है क्या किया गया था, बढ़ाया गया था। क्लियर है बात। अब थोड़ा सा और देख लेते हैं कि सेंटर और स्टेट के रिलेशन उस समय में कैसे होते हैं, है ना। नेशनल इमरजेंसी में सेंटर और स्टेट के रिलेशन कैसे होते हैं। आपको ध्यान हो कि आर्टिकल 250 ये कहता है कि नेशनल इमरजेंसी के समय में जो केंद्र सरकार के जो है ज़्यादा ताकतवर हो जाते हैं, ठीक है। मतलब पार्लियामेंट जो है वो स्टेट लिस्ट पर भी काम कर सकते हैं। पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट पर कानून बना सकते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कंकरेंट लिस्ट जो होता है, समवर्ती सूची, उसमें दोनों स्टेट और पार्लियामेंट दोनों बनाते हैं कानून। स्टेट लिस्ट पर केवल राज्य बना सकते हैं, विधानमंडल। हाँ, तो और ये जो है यहाँ पर ये स्टेट लिस्ट पर भी हावी हो जाते हैं, ठीक है। या यूँ कह दें कि विधानसभा को ये कह सकते हैं, हाँ विधानसभा को पार्लियामेंट कह सकते हैं कि तुम प्रोसीड करो, कानून बनाओ, लेकिन वो कानून हमारी निगरानी में होगा, ठीक है। तो कह सकते हैं कि यहाँ पर फेडरल करेक्टर विथ यूनिटरी बायसनेस देखा जाता है। मतलब यूनिटरी बायसनेस देखा जाता है, यहाँ पर फेडरल करेक्टर जो है दबाया जाता है और यूनिटरी बायसनेस जो है देखा जाता है। क्लियर है बात। इतना सब अगर क्लियर है तो ओके कहिए, है ना। अब देखिए इतना सारा अगर प्रोविजन है तो उम्मीद है सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी, है ना। सारी चीज़ें क्लियर हो गई। तो ये था नेशनल इमरजेंसी का, ये था नेशनल इमरजेंसी। उम्मीद है कि सारे क्वेश्चन आपके इससे बन जाएंगे। एक कमीशन भी आता है, आप उस कमीशन को याद कर सकते हैं। देखिए नेशनल इमरजेंसी जब ये इंदिरा गांधी के समय में लगाई गई थी तो इसको मूल्यांकन के लिए, देख रेख के लिए एक कमेटी बनाई गई थी। उस कमेटी का नाम है शाह कमेटी। आपको केवल कमेटी का नाम याद रखना है। ऑब्जेक्टिव जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो सीधे सीधे जो है ये क्वेश्चन के विकल्प में रहेगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि नेशनल इमरजेंसी के सारे प्रोविज़न ऑलमोस्ट क्लियर हो गए। एक बार नहीं 2 बार देखिए। लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और इस लेक्चर का जो है फ़ायदा उठाइए। बिल्कुल उम्मीद करते हैं सारे क्वेश्चन बनेंगे। आप देखिएगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में देख सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।